Dear students and friends, I am Dr. Fakhruddin from Islamia Degree College Deoband as a head of the department. आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। मैंने यहाँ पर 15 प्रश्नों की सीरीज के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, जिससे हमारे विद्यार्थी इस क्रियात्मक अनुसंधान के टॉपिक को सुन करके लाभान्वित हो सकें। विद्यार्थियों, जिन्होंने मेरा अपना YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको वो सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो विद्यार्थियों, पहले प्रश्न की तरफ को चलते हैं जो मैंने लिखा है, रिसर्च और अनुसंधान शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, तो देखिएगा, समझिएगा और अपने जहन में बिठाइएगा कि अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रिसर्च शब्द फ्रेंच भाषा के रिसर्ची RESEARCHE रिसर्ची से लिया गया है, जिसका अर्थ है देखना या खोजना या सब दिशाओं में जाना। इस रिसर्च में रि शब्द का अर्थ है पुनः या बार बार, और सर्च का अर्थ है खोजना अर्थात बार बार खोजना। इसको दूसरे रूप में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी तथ्य को बार बार संबंधित पद्धतियों के आधार पर देखने या खोजने के लिए अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान का अर्थ गवेषणा और इंक्वायरी से भी लिया जाता है। अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऐतिहासिक घटनाओं की खोज के संदर्भ में किया गया था। दूसरे प्रश्न की तरफ को आते हैं जो है अनुसंधान की एक परिभाषा दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। जेम्स ड्रेवर के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान की खोज या सिद्धि के लिए किया जाने वाला क्रमबद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान ही अनुसंधान कहलाता है। एक और परिभाषा यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू रीडमैन एंड मोरी, जिसमें उन्होंने कहा कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। अगले प्रश्न की तरफ को चलते हैं जो है थर्ड प्रश्न, शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार कितने हैं। तो विद्यार्थियों, शैक्षिक अनुसंधान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, जिसको हिंदी में मौलिक अनुसंधान कहते हैं, और दूसरा है अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, जिसको हिंदी में क्रियात्मक अनुसंधान या प्रायोगिक अनुसंधान कहते हैं। विद्यार्थियों, मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसके माध्यम से नवीन नियमों और सिद्धांतों की खोज की जाती है और उन नियमों और सिद्धांतों का सामान्यीकरण किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में हम त्वरित समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। जॉन W. बेस्ट ने 3 प्रकार बताए हैं। उन 3 प्रकारों में पहला प्रकार है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसको हिंदी में ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। दूसरा है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको हिंदी में वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं, और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको हिंदी में प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो ये 3 प्रकार अनुसंधान के लिए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है कि शैक्षिक अनुसंधान की एक परिभाषा दीजिए। तो विद्यार्थियों, शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा देते हुए MM ट्रेवर्स ने कहा है कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में किसी व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। एक और परिभाषा यहाँ पे हेमन जूनियर की आपके सामने देने का प्रयास करूँगा, जो दी है हेमन जूनियर ने। उनके अनुसार शैक्षिक अनुसंधान व्यवहार विज्ञान का वह अंग है जिसका प्रयोजन मानव व्यवहार को समझना, उसकी व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना और कुछ अंशों में उसे नियंत्रित करना होता है। ये 4 प्रश्न पूरे हुए। 5वें प्रश्न की तरफ को चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो विद्यार्थियों, क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य क्रिया में अनुसंधान से है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ कार्य करने से है, या इसका अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि मूल रूप से हम कुछ करना चाह रहे हों या कुछ करने का प्रयास कर रहे हों। स्टीफन M. कोरी ने इसे सीखने का एक नया तरीका, एक नया मार्ग बताया है। इसको दूसरे रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समस्या का तुरंत या त्वरित समाधान खोजना क्रियात्मक अनुसंधान के अर्थ के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
छठे क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान की एक परिभाषा दीजिए। तो विद्यार्थियों, गुड ने एक परिभाषा दी है जिसमें बताया गया है, ध्यान सुनिए। गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने कार्य तथा निर्णयों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। एक और परिभाषा यहाँ पर देना चाहूँगा। स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अन्वेषक अपनी समस्याओं को निर्देशित करने के लिए, ठीक करने के लिए तथा उसके निर्णय एवं कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करता है। एक और परिभाषा गुड एवं हॉट की ने दी है, गुड एंड हॉट ने दी है। उसके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का वह भाग है जिसका लक्ष्य तत्कालिक दशाओं में परिवर्तन लाना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, जो 7वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का विचार कहाँ तथा किस संस्थान द्वारा किया गया। तो क्रियात्मक अनुसंधान का विकास अमेरिका में किया गया और इसके विकास में अमेरिका के टीचर्स कॉलेज तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक संस्थान जिसका नाम है होरेस मन लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एक्सपेरिमेंटेशन, उसने मिलकर के इस सिद्धांत को डेवलप किया। उसमें इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़्यादातर ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उससे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक का नाम स्टीफन एम कोरी। दोबारा सुन लीजिए कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन स्टीफन एम कोरी नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया। आगे 9 प्रश्न की तरफ को आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के 2 उद्देश्य लिखिए। तो विद्यार्थियों, क्रियात्मक अनुसंधान का पहला उद्देश्य है कि छात्रों के अधिगम स्तर को उन्नत करने हेतु उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य देखिए कि शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में सुधार लाना। मैंने और उद्देश्य यहाँ पे कि छात्रों की योग्यताओं तथा उपलब्धियों में कार्यशैली व अधिगम परिस्थितियों में सुधार लाना। तो विद्यार्थियों, ये 4 उद्देश्य मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं देखिए कि शैक्षिक समस्याओं का त्वरित व तत्कालिक समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। दूसरा देखिए, सुधार व परिमार्जन लाने हेतु इसमें नवीन प्रवृत्तियों व नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा देखिए कि नैदानिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत अनुसंधान का कार्य लिया जाता है। और चौथा इसकी विशेषता है कि शोध द्वारा व्यवसायों में सुधार लाना होता है। इससे आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार कितने हैं। तो विद्यार्थियों, क्रियात्मक अनुसंधान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च, दूसरा है पार्टिसिपेंट एक्शन रिसर्च, तीसरा है इंपीरियल एक्शन रिसर्च और चौथा है एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च। विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है 12वां प्रश्न, मौलिक व क्रियात्मक अनुसंधान में 2 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर है इसमें, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था एक अंतर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट रूप से और बताने का प्रयास करूँगा कि मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। तो पहला अंतर देखिएगा कि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवीन खोज करना है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा विद्यालय से संबंधित निर्णयों तथा कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। दूसरा देखिए, दूसरा अंतर आता है इसमें कि मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा या कार्य योजना का कठोरता से पालन करना होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान की कार्य योजना में लचीलापन देखा जाता है। इसमें परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन लाया जा सकता है, इसीलिए इसमें लचीलापन होता है। तीसरा अंतर है मौलिक अनुसंधान व्यापक, मौलिक तथा सैद्धांतिक। दोबारा सुन लीजिए, व्यापक, मौलिक तथा सैद्धांतिक होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा तथा विद्यालय की दैनिक समस्याओं तक सीमित रहता है।
इसीलिए मौलिक अनुसंधान को ज़्यादा व्यापक बताया गया है, ज़्यादा विस्तृत बताया गया है और इसका क्षेत्र जो है ज़्यादा बड़ा होता है। चौथे अंतर की तरफ को चलते हैं। इसमें चौथा अंतर है, मौलिक अनुसंधान का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्यांकन प्रधानाध्यापक द्वारा तथा विषय अध्यापक द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं, जो है 12वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान अथवा पद लिखिए। तो विद्यार्थियों, जो क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान हैं वो अलग अलग किताबों में अलग प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग किताबों को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऑथेंटिक पद सोपान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हार्लोड तथा एंडरसन ने 1951 में अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक में प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यहाँ इसमें 7 सोपान बताए हैं। पहला सोपान है समस्या की पहचान करना, ध्यान सुनिएगा। पहला सोपान है समस्या की पहचान करना। दूसरा, अनुसंधान प्रस्ताव लिखना। तीसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। चौथा है इसमें आंकड़ों के एकत्रित करने की योजना बनाना। चौथा है योजना का क्रियान्वयन करना। पांचवा है आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना। और 7वां सोपान है अनुसंधान परिणामों का प्रस्तुतिकरण करना। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन पद सोपान का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो है समस्या को पहचानना। पहला पद सोपान है समस्या को पहचानना। दूसरा है समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन करना। तीसरा है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। चौथा है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना। और विद्यार्थियों, 5वां है क्रियात्मक परिकल्पना की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना। और छठा है क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में निष्कर्ष निकालना। ये 6 सोपान यहाँ पर अलग प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं और सभी ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण हैं। आप किन्हीं भी सोपानों को अपने उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ को चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है, जो टास्क रिलेशनशिप सेंटर्ड होता है। और अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं, जो है लास्ट प्रश्न, कि क्रियात्मक अनुसंधान के 2 लाभ लिखिए। तो विद्यार्थियों, क्रियात्मक अनुसंधान का पहला लाभ यह है कि यह मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जो शिक्षकों को शोध कार्य हेतु प्रेरित करती है। दूसरा लाभ है इसका, यह शिक्षकों व छात्रों की आकांक्षा स्तर को, उनके उपलब्धि स्तर को, कुशलताओं व योग्यताओं में वृद्धि करता है। चौथा लाभ है क्रियात्मक अनुसंधान का कि इसके माध्यम से शिक्षकों शिक्षा प्रकरण की तत्कालिक समस्याओं के त्वरित समाधान पर यह बल देता है। और चौथा लाभ मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसके निष्कर्ष व्यवहारिक एवं सारगर्भित होते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से मैंने आपके सामने ये सोपान प्रस्तुत किए हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु और आपके सामने इसके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। और अब मुझे आपके सामने डिस्कस करते हुए बताते हुए मेरे याद आ गए हैं, तो इनको बताता चलूँ आप में कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, जो जर्मन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, कर्ट लेविन द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में लाइफ स्पेस शब्द का प्रयोग किया, क्षेत्र विस्तार शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने व्यक्ति, पर्सन और गोल या लक्ष्य को शामिल किया। दोबारा सुन लीजिए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत में कर्ट लेविन ने क्षेत्र विस्तार शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने व्यक्ति और उसके लक्ष्य को केंद्रित करके अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान में कर्ट लेविन का विशेष योगदान देखने को मिलता है। दूसरी चीज है कि सन 1926 में से ही इस संप्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि स्टीवन एम कोरी ने 1953 में
इस क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन किया था, लेकिन उससे पहले से ही सन 1926 से ही इस संप्रत्यय का प्रयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अलग अलग रूपों में किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम बैंकिंघम नाम के मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में इसका प्रयोग किया, तथा स्टीफन एम कोरी ने सबसे पहले शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए इस संप्रत्यय का प्रयोग किया। तो विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा यह YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर पसंद आया हो, क्रियात्मक अनुसंधान के जो कंसेप्ट प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपके सामने स्पष्ट किए आपको अच्छे लगे हों, तो आप इनसे लाभ उठाइएगा और मेरे इस चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। जय हिंद, जय भारत।